हेलो दोस्तों। इंडियन पॉलिटी की हमारी इस सीरीज़ में ये हमारा 8वां वीडियो है। आइए बात करते हैं राष्ट्रपति, आर्टिकल 52 से 62 तक। 52 में क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में संघ की समस्त कार्यपालिकी शक्तियाँ उसमें निहित होंगी। 54 में निर्वाचन, 55 में निर्वाचन की रीति, 56 में कार्यकाल और 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, 58 में योग्यताएं हैं, 59 में पद की शर्तें, 60 में शपथ। तो शपथ किस रूप में होती है? संविधान के संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। 61 में महाभियोग की प्रक्रिया, 62 में रिक्त पद को भरने की प्रक्रिया। देखते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन कौन लेता है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये व्यवस्था कब जोड़ी गई थी? 70वां संविधान संशोधन 1992 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद और मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक। राष्ट्रपति का निर्वाचन कोटा देखते हैं। डाले गए कुल वैध मतों की संख्या भागे 2, ठीक है, और +1। एक विधायक के मत का मूल्य क्या होता है? तो राज्य की कुल जनसंख्या को डिवाइड कर देते हैं हम लोग निर्वाचित विधायक से, ठीक, और जो भी संख्या निकल के आती है उसका भाग दे देते हैं 1000 से। तो एक विधायक के मत का मूल्य निकल आता है। एक सांसद के मत का मूल्य, तो सभी राज्यों के विधायकों के मत के मूल्य का योग निकाला जाता है और उसको डिवाइड कर दिया जाता है निर्वाचित सांसदों से। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? लोकसभा महासचिव। कितने दिन पहले सूचना देकर सांसद अपने राज्य की राजधानी में वोट डाल सकते हैं? 10 दिन पहले। होता क्या है कि सांसद ज़्यादातर दिल्ली जाते हैं वोट डालने, लेकिन अगर किसी वजह से वो नहीं जा पा रहे हैं तो अपने राज्य की राजधानी में भी वोट डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके पहले उन्हें सूचना देनी पड़ती है 10 दिन पूर्व। राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं: भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता, किसी लाभ के पद पर ना हो, और उसके नाम का प्रस्ताव 50 सदस्यों द्वारा होना चाहिए और अनुमोदन भी 50 सदस्यों द्वारा होना चाहिए। लाभ का पद, इसके बारे में देखते हैं। तो इस पर अंतिम निर्णय कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करती है, जबकि इसका निर्धारण संसद करती है। जमानत राशि, तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी पड़ती है, ठीक है, और अगर डाले गए वैध मतों का 1/6 प्राप्त नहीं होता है तो जमानत राशि जब्त हो जाती है। ये हर जगह व्यवस्था है 1/6 की। अगर आप एक प्रधानी का भी चुनाव लड़ रहे हैं तो भी होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, आर्टिकल 61, इम्पीचमेंट बोलते हैं इसको। महाभियोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 56 में। लेकिन प्रक्रिया किस में है? 61 में। अब देखते हैं महाभियोग कैसे लगाया जाता है। तो महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है, ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ठीक, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, लेकिन प्रस्ताव लाने के लिए 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। साथ ही राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना भी देनी पड़ती है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसके बाद अगर एक सदन में पास हो जाता है ये प्रस्ताव, तो फिर इसके बाद दूसरे सदन में भेजा जाता है, फिर वहाँ पे जो भी बहस वगैरह होती है। इसके बाद दोनों सदन मिल के अगर 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लग जाएगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति अपने वकील के माध्यम से अपना पक्ष भी रख सकते हैं, और इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? अर्धन्यायिक प्रक्रिया। अब राष्ट्रपति की शक्तियाँ देखते हैं। तो कार्यपालिकीय शक्तियाँ किस आर्टिकल में है? 53, 75, 80, 331। विधायी शक्तियाँ क्या होती हैं? तो वो संसद के सत्र को आहूत कर सकता है, विसर्जित कर सकता है, तथा सदन की कार्यवाही का समय और स्थान भी निर्धारित कर सकता है। वो लोकसभा को भंग कर सकता है और संयुक्त बैठक बुलाता है और उसमें भाषण देता है। आर्टिकल 123 भी क्या है? राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है।
इसमें क्या होता है, वो अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश क्या है, एक अस्थायी कानून है और इसकी जो अवधि होती है 6 माह 6 सप्ताह होती है। टोटल अवधि है 6 माह 6 सप्ताह की। वित्तीय शक्तियाँ, तो वित्तीय शक्ति में कोई भी विधेयक होता है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, मतलब संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये उसकी वित्तीय शक्तियाँ हो गई। न्यायिक शक्तियाँ देखते हैं। आर्टिकल 72 में क्या है, राष्ट्रपति का क्षमादान। 143 में क्या है, 143 में राष्ट्रपति किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, लेकिन उस परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए भी बाध्य नहीं है। ठीक। 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 217 में क्या है, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सैनिक शक्तियाँ देखते हैं। ये तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है, यूएसए से। सेना अध्यक्षों की नियुक्ति और बर्खास्त करना वो भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। युद्ध की घोषणा और समापन राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। राजनयिक शक्तियाँ क्या हैं, वो राजदूतों की भी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ देख लेते हैं। भाग 18 में है, आर्टिकल 352 से 360। आपातकाल के दौरान लोकसभा और विधानसभा की अवधि कितनी बढ़ाई जा सकती है, 1 वर्ष के लिए, लेकिन आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 महीने के अंदर चुनाव कराना आवश्यक होता है। अब देखते हैं राष्ट्रीय आपात, आर्टिकल 352। ठीक। आधार क्या है राष्ट्रीय आपात का, बाह्य आक्रमण, युद्ध और सशस्त्र विद्रोह। प्रस्ताव के बारे में देखते हैं। तो इसका जो प्रस्ताव है वो 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक। राष्ट्रीय आपात की अवधि, तो ये एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, और ऐसा करके इसको अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। सॉरी, मतलब 6-6 महीने करके उसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात से संबंधित जो 44वां संविधान संशोधन, उसमें क्या व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रीय आपात जो है उसकी घोषणा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श से ही की जाएगी। आर्टिकल 358, इसके तहत जो आर्टिकल 19 है वो स्वतः ही निलंबित हो जाता है राष्ट्रीय आपात के दौरान। 359, शेष मौलिक अधिकार राष्ट्रपति अपने आदेश से निलंबित करते हैं। 359(1), तो राष्ट्रीय आपात के दौरान आर्टिकल 20 और 21 कभी निलंबित नहीं होते, और यह व्यवस्था किस संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी, 44वें संविधान संशोधन के तहत। आर्टिकल 250, राष्ट्रीय आपात के दौरान संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। राष्ट्रीय आपात अब तक कितनी बार लगाया जा चुका है देश में, 3 बार लगाया जा चुका है, 1962, 1971 और 1975। अब राष्ट्रपति शासन देखते हैं। संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। किस आर्टिकल में है, 356 में। आधार क्या है, राज्यपाल की रिपोर्ट या फिर अन्य किसी माध्यम से अगर सूचना मिल जाए कि वहाँ पे संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है। प्रस्ताव 2 महीने के अंदर दोनों सदनों में अलग अलग साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। अवधि एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ाई जा सकती है, और ऐसा करके 6-6 महीने करके अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाई जा सकती है, 3 वर्ष के लिए। 44वां संविधान संशोधन में इसके लिए क्या व्यवस्था की गई थी कि अगर राष्ट्रपति शासन की जो अवधि है वो 1 वर्ष से अधिक बढ़ानी है तो ये तभी बढ़ाई जाएगी जब निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति को इस बात का लिखित परामर्श देगा कि अभी वहाँ पे चुनाव कराना उचित नहीं है या चुनाव कराने की स्थिति नहीं है। तब राष्ट्रपति शासन के जो दौरान जो मौलिक अधिकार है वो कभी निलंबित नहीं होते, लेकिन राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। पहली बार और सर्वाधिक समय तक जो राष्ट्रपति शासन है वो किस राज्य में लगा था, पंजाब में। सर्वाधिक बार किस राज्य में लगा है, यूपी में 10 बार लग चुका है। वित्तीय आपात किस आर्टिकल में है, 360। इसका प्रस्ताव देखते हैं।
तो 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों में अलग अलग साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। और इसकी अवधि, तो संविधान में वित्तीय आपात की अवधि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है और आज तक के इतिहास में देश में वित्तीय आपात एक भी बार नहीं लगाया गया है। राष्ट्रपति का वीटो पावर देख लेते हैं। तो 3 तरह का वीटो पावर होता है। अनिप से याद कर लीजिए, आ से है अत्यंतिक वीटो। अत्यंतिक वीटो का मतलब क्या होता है कि जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति नहीं देता है तो वो विधेयक समाप्त हो जाता है, वो अत्यंतिक वीटो है। निलंबनकारी वीटो आर्टिकल 111 में है ये। इसमें क्या होता है, विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है राष्ट्रपति। जेबी या पॉकेट वीटो, ठीक। इसमें क्या होता है कि जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति ना तो अनुमति देता है और ना ही उसे पुनर्विचार के लिए भेजता है, बल्कि उसे अपने पास ही रख लेता है, ठीक। राष्ट्रपति और राज्यपाल के विशेषाधिकार 361। राष्ट्रपति और राज्यपाल के ऊपर सिविल कार्यवाही करने के लिए कितने दिन पहले सूचना देना जरूरी है? 2 महीने पहले। क्या विघटित सभा का सभापति राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकता है? नहीं ले सकता। निर्वाचन मंडल अपूर्ण होने पर राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती दी जा सकती है? नहीं। संविधान में संविधान के उल्लंघन शब्द को परिभाषित किया गया है क्या? नहीं। राष्ट्रपति के जो महाभियोग होता है, महाभियोग में कौन कौन भाग लेता है? दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, ठीक है। और जो राष्ट्रपति को हटाया जाता है पद से, उसका आधार क्या है? केवल एक ही आधार है, संविधान का अतिक्रमण, ठीक। और इसके अलावा कोई आधार नहीं है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए किसी विधेयक को आरक्षित करता है, ठीक है। तो उस पर राष्ट्रपति की क्या शक्ति है? उस विधेयक को, वो राज्य का विधेयक है, तो उस पर राष्ट्रपति की क्या पावर है, ये देखते हैं। तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, ठीक है। अगर भेज देता है राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए, तो ऐसे में अगर राज्य उस विधेयक को दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजता है, ठीक, तो राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है, ये राज्य के विधेयक में। राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का प्रयोग किस आधार पर करता है? संविधान में विधेयक पर अनुमति देने की कोई सीमा नहीं है, इसी आधार पे कि मतलब कितने टाइम, कितने समय के अंदर आप अनुमति देंगे विधेयक पर, इसकी कोई समय सीमा है नहीं, तो उसी आधार पे पॉकेट वीटो का प्रयोग करता है। जबकि अमेरिका में यह समय सीमा तय है, कितने दिन? 10 दिन के अंदर पुनर्विचार के लिए लौटाना होता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश देख लेते हैं, 123 में है। आधार क्या होता है? अध्यादेश किस आधार पर जारी किया जा सकता है? जब दोनों सदन या फिर कोई एक सदन ना चल रहा हो, तो ऐसे में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। मुद्दे क्या होंगे? किन मुद्दों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? केवल उन्हीं मुद्दों पर जारी कर सकता है जिन पर संसद कानून बना सकती है, ठीक है। अध्यादेश की वही संवैधानिक सीमाएं हैं जो संसद के कानून की होती हैं, अर्थात वो किसी मौलिक अधिकार को नहीं छीन सकता। अध्यादेश की प्रकृति, तो जो अध्यादेश होता है वो राष्ट्रपति की कार्य स्वतंत्रता का अंग नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है तो वह मंत्रिमंडल की सलाह पर ही जारी कर सकता है, ठीक। वो उसकी विवेक की शक्ति नहीं है कि अपनी मर्जी से जारी कर दे। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का क्षमादान, आर्टिकल 72। क्षमादान कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। एक तो क्षमा, दूसरा लघुकरण। लघुकरण में क्या होता है? सजा के स्वरूप को बदलकर कम किया जाता है। परिहार, इसमें दंड के स्वरूप को बदले बिना ही उसकी अवधि को कम किया जाता है। विराम, विशेष परिस्थिति में सजा को कम किया जाता है। प्रविलंब, किसी दंड पर अस्थायी रोक लगाना। राज्यपाल का क्षमादान किस आर्टिकल में है? 161 में। राज्यपाल के क्षमादान की सीमाएं क्या है, किस तरह से वो राष्ट्रपति के क्षमादान से अलग है, ये देखते हैं। तो जो राष्ट्रपति है
वो सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को कम कर सकता है, ठीक, लेकिन राज्यपाल नहीं। फिर राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल नहीं। राष्ट्रपति लोकसभा को कैसे भंग कर सकता है? मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। कुछ विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति राज्यपाल के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उपबंध कर सकता है। किस आर्टिकल में? 160। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 3 अवधि के लिए राष्ट्रपति चुने गए थे। कब से कब तक? 1950 से 1962 तक। एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, नीलम संजीवा रेड्डी। राष्ट्रपति बनने से पहले ये क्या थे? भारत के उपराष्ट्रपति। किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा गया है? डॉक्टर राधाकृष्णन। कौन से राष्ट्रपति ट्रेड यूनियन आंदोलन से जुड़े थे? बीवी गिरी। कौन से मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति बने थे? एम हिदायतुल्ला। कौन से राष्ट्रपति बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं? जाकिर हुसैन। राष्ट्रपति भवन को डिज़ाइन किसने किया था? एडविन ल्यूटिनियस ने। अब आते हैं हम लोग उपराष्ट्रपति में। राष्ट्रपति से संबंधित जितने महत्वपूर्ण फैक्ट थे सब खत्म हो गए। उपराष्ट्रपति 63 में क्या है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 65 में राष्ट्रपति का पद अचानक खाली होने पर वो उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। कौन? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? कौन भाग लेता है इसमें? दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। 67 में कार्यकाल। 68 में रिक्त पद को भरने के लिए निर्वाचन का समय और पदावधि। 69 में शपथ। तो राष्ट्रपति इसे शपथ दिलाता है और इसे संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और श्रद्धा की शपथ दिलाई जाती है। 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों की जांच सुप्रीम कोर्ट करेगा। 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान और 73 में संघ की कार्यपालकी शक्ति का विस्तार। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन और अनुमोदन का प्रस्ताव कितने सदस्यों द्वारा होना चाहिए? 20 सदस्यों द्वारा। अब उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित प्रस्ताव देख लेते हैं। ठीक, उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में लाया जाएगा। ठीक, और जब राज्यसभा उसे साधारण बहुमत से पारित कर देती है तब उसे लोकसभा में भेजा जाता है। ठीक, हटाने से पहले उपराष्ट्रपति को कितने दिन पहले सूचना देनी होगी? 14 दिन पहले। क्या संविधान में हटाने का कोई आधार फिक्स है? कोई आधार नहीं है। अगर उपराष्ट्रपति का पद अचानक रिक्त हो जाए तो अति शीघ्र चुनाव कराया जाएगा तथा जो नया उपराष्ट्रपति होगा वो उसका कार्यकाल पूरा 5 वर्ष का होगा। राष्ट्रपति का पद अचानक रिक्त हो जाए तो यहाँ पे क्या है, जैसे अमेरिका में क्या होता है कि बचे हुए कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति को ही राष्ट्रपति बना दिया जाता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या होता है कि 6 महीने के अंदर चुनाव कराना जरूरी होता है। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम तो करता है, लेकिन तब तक जब तक चुनाव होकर नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता। राज्यों की परिषद का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। मूल संविधान में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन तो क्या व्यवस्था थी? उसमें क्या था कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा किया जाता था निर्वाचन। मूल संविधान में यह व्यवस्था थी। लेकिन फिर क्या हुआ? 11वें संविधान संशोधन 1961 के तहत यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई। दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित उपराष्ट्रपति कौन थे? राधाकृष्णन। कार्यकाल के दौरान मरने वाले उपराष्ट्रपति? कृष्णकांत। अब देखते हैं हम लोग केंद्रीय मंत्रिपरिषद, आर्टिकल 74। 74 में क्या है? राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक। 42वां संविधान संशोधन, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के निर्णय को मानने के लिए बाध्य है। फिर 44वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया कि राष्ट्रपति उस निर्णय को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन
अगर वही निर्णय या तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के साथ दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो फिर राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। 74(2) क्या है? मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है और क्यों सलाह दी है, इसके लिए न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन किस आधार पर सलाह दी है ये जाना जा सकता है। अब मंत्रिपरिषद की संरचना देखते हैं, किस आर्टिकल में है मंत्रिपरिषद की संरचना? 75 में, 75 में। तो 75(1) में क्या है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। 75(2) सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। 75(3) मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 75(4) राष्ट्रपति मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। 75(5) कोई व्यक्ति सदन का सदस्य रहे बिना अधिकतम 6 महीने तक मंत्री पद पर रह सकता है। 75(6) मंत्रियों के वेतन भत्ते संसद तय करती है समय समय पर। 76 में क्या है? महान्यायवादी। 77 में कार्यपालिका संबंधी सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। 78 में प्रधानमंत्री प्रशासन और विधान से संबंधित सभी जानकारी समय समय पर राष्ट्रपति को देगा और अगर राष्ट्रपति भी चाहे तो समय समय पर यह जानकारी प्रधानमंत्री से मांग सकते हैं। 91वां संविधान संशोधन 2003 ये क्या था? इसके तहत लोकसभा और विधानसभा में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितने परसेंट तक हो सकती है? 15%। 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कौन कौन से आर्टिकल थे जो संशोधन किया गया, जिसमें 75, 164 और 10वीं अनुसूची। आर्टिकल 88 कोई मंत्री किसी भी सदन में यहाँ तक कि संयुक्त बैठक सहित वो बैठ सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, भाषण भी दे सकता है, लेकिन वो मतदान नहीं कर सकता। मतदान वो उसी सदन में करेगा जिस सदन का वो सदस्य होगा। मंत्री का वेतन, तो उसे संसद के सदस्य के रूप में वेतन मिलता है, मंत्रियों का कोई अलग से वेतन नहीं होता है। सरकार की संसदीय व्यवस्था की कार्यप्रणाली का मौलिक सिद्धांत क्या है? मंत्रिपरिषद का सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर क्या होता है, देखते हैं। अगर संसद में मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो क्या होगा? सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना होगा, चाहे वो लोकसभा से हो या फिर राज्यसभा से हो। कैसी मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है? जिसने अपना विश्वास मत खो दिया हो। ये व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत किस आर्टिकल में है? 75 में। क्या है ये व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत? सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, अतः राष्ट्रपति किसी मंत्री को उस समय भी पद से हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त हो, लेकिन ऐसा करने के लिए वो प्रधानमंत्री की सलाह लेनी पड़ती है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति कर सकता है ऐसा। ब्रिटेन में यदि राजा का कोई आदेश किसी कानून का उल्लंघन करता है तो क्या होगा? तो होगा ये कि इसका उत्तरदायित्व संबंधित मंत्री का होगा, क्योंकि राजा कभी गलत नहीं हो सकता। ठीक, ये व्यवस्था जो है अगर देखा जाए तो ये व्यवस्था भारत में भी है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति अपने पद के दौरान उसके निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक, अतः उसके निर्णय के लिए संबंधित मंत्री ही उत्तरदायी होता है। अब मंत्रिपरिषद में किस प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री के बारे में तो जानते हैं हम लोग, राज्य मंत्री देखते हैं। तो इन्हें राज्य मंत्री कौन होते हैं?
तो होता क्या है, इन्हें किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है या फिर ये कैबिनेट मंत्री के सहयोगी के रूप में काम करते हैं। इनका काम क्या होता है, कार्य? स्वतंत्र प्रभार के मामले में वे कैबिनेट मंत्री की तरह ही काम करते हैं जब उनके पास स्वतंत्र प्रभार होता है, लेकिन ये कैबिनेट के सदस्य नहीं होते। ये बैठक में तब तक भाग नहीं लेते जब तक कि इन्हें बुलाया ना जाए। उपमंत्री के बारे में देखते हैं। उपमंत्री क्या होते हैं? तो ये कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री की सहायता के लिए होते हैं। इन्हें स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता और ना ही ये कैबिनेट के सदस्य होते हैं। मंत्रियों की किस श्रेणी को मंत्रालय भी कहा जाता है? संसदीय सचिव। संसदीय सचिव के बारे में देखते हैं। इनके पास कोई विभाग नहीं होता है, ये केवल वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं संसदीय सचिव। ठीक है। 1967 में राजीव गांधी की सरकार के बाद कभी भी इनकी नियुक्ति नहीं हुई है। अब मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। ठीक। अब देखते हैं मंत्रिपरिषद के बारे में। तो मंत्रिपरिषद क्या है? ये एक संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख 74 और 75 में किया गया है, लेकिन संविधान में इसके आकार और वर्गीकरण का उल्लेख नहीं है। बैठक देखते हैं मंत्रिपरिषद की। तो ये सरकारी कार्यों के लिए एक साथ बैठक नहीं करती। ठीक। इसका कोई सामूहिक काम नहीं होता। मंत्रिपरिषद की शक्तियां देखते हैं। इसके पास सारी शक्तियां हैं, लेकिन सिर्फ कागजों में। इसके कार्यों का निर्धारण कौन करता है? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल का उल्लेख कहाँ पर है? आर्टिकल 352 में केवल एक बार उल्लेख किया गया है मंत्रिमंडल का। ठीक है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जोड़ा गया था इसको। आंतरिक किचन, जिसे किचन कैबिनेट भी कहा जाता है। तो किचन कैबिनेट होता क्या है ये देखते हैं। तो ये एक अनौपचारिक निकाय है। जैसे ये औपचारिक रूप से निर्णय लेने वाली उच्चतम संस्था होती है। इसमें कैबिनेट मंत्रियों के अलावा प्रधानमंत्री जिसको चाहे उसको शामिल कर सकता है, जैसे अपने दोस्तों को, परिवार के सदस्यों को आदि को। तो कैबिनेट किचन एक तरह का मतलब वो है कि पर्सनली सलाह लेने के लिए प्रधानमंत्री अलग से व्यवस्था कर सकता है अपने लिए। जिन राज्यों में सीटों की संख्या 40 होती है वहाँ अधिकतम कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं? 12। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय किसके अधीन होता है? प्रधानमंत्री के। और इसका प्रमुख कौन होता है? कैबिनेट सचिव, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगर प्रधानमंत्री निम्न सदन में अपना बहुमत खो देता है, मतलब लोकसभा में अपना बहुमत खो देता है, तो उसे त्यागपत्र देना होगा, लेकिन इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार अविश्वास प्रस्ताव का भी कोई उल्लेख नहीं है। ये सारी व्यवस्थाएं एक परंपरा स्वरूप चली आ रही हैं। भारत के बाहर उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में मरने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। कौन से प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल के दौरान कभी संसद में उपस्थित नहीं हुए? चौधरी चरण सिंह। एलपीसी नीति लागू करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव। कौन से प्रधानमंत्री वित्त मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, आरबीआई के गवर्नर, आईएमएफ में भारत के प्रतिनिधि भी रहे थे? मनमोहन सिंह। भारत सरकार का दस्तावेज किस नाम से जाना जाता है? श्वेत पत्र।
आर्टिकल 257 क्या है? प्रत्येक राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार से करेगा कि उससे केंद्र की कार्यपालिकी शक्ति प्रभावित न हो। 1949 में केंद्रीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? गोपालास्वामी आयंगर। 1965 में भारत पाक युद्ध के समय किसने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। प्रधानमंत्री के बारे में देखते हैं। कैबिनेट रूपी मेहराब की आधारशिला अर्थात मंत्रिपरिषद की नींव का पत्थर पीएम है अर्थात प्रधानमंत्री है, किसने कहा था? लॉर्ड मार्ले ने। उप प्रधानमंत्री के बारे में देखते हैं। तो क्या उप प्रधानमंत्री के बारे में संविधान में कोई व्यवस्था की गई है? तो नहीं, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। अब तक कुल कितने उप प्रधानमंत्री बने हैं? 8। प्रथम कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। अंतिम कौन थे? लालकृष्ण आडवाणी। महान्यायवादी आर्टिकल 76। तो ये कौन होता है? भारत सरकार का वकील और भारत का प्रथम विधि अधिकारी। ये पद कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। नियुक्ति कौन करता है महान्यायवादी की? राष्ट्रपति। ठीक, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है। योग्यताएं क्या है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। वेतन क्या मिलता है महान्यायवादी को? जो राष्ट्रपति तय करेगा। महान्यायवादी के अधिकार क्या है? संसद का सदस्य ना होते हुए भी वो उसकी कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को किस सदन का सदस्य होना अनिवार्य होता है? निम्न सदन का, हाउस ऑफ कॉमन्स। जबकि भारत में ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। पीएम को लोकसभा में जब बहुमत प्राप्त हो तब क्या राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर सकता है? नहीं। अगर पीएम त्यागपत्र दे दे तो मंत्रिपरिषद अपने आप ही विघटित हो जाएगी, लेकिन किसी मंत्री के त्यागपत्र देने पर ऐसा नहीं होता। अगर प्रधानमंत्री दे दे तो हो जाएगी। नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, इन सब का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। हमारे संविधान में यदि किसी कार्यकारी की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति से की जाए तो वो प्रधानमंत्री है, ना कि राष्ट्रपति। ये किसने कहा था? अंबेडकर ने। वे मुख्यमंत्री जो आगे चल के प्रधानमंत्री बने कौन कौन है? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, पीपी सिंह, नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा, नरेंद्र मोदी। संसद देखते हैं अब हम लोग। पार्लियामेंट भाग 5 में है, आर्टिकल 79 से लेके 123 1 to 3 तक। अब देखते हैं इसमें राज्यसभा किस आर्टिकल में है? 80 में। ठीक, गठन कब हुआ था राज्यसभा का? 3 मई 1952। इसमें अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 250। 84वें संविधान संशोधन 2001 के तहत ये सदस्य संख्या कब तक के लिए निर्धारित है? 2026 तक के लिए। फिर उसके बाद बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, तो बढ़ाने के लिए नया संसद भवन भी बन चुका है, सेंट्रल विस्टा। अब ये जो 250 सदस्य हैं, इसमें से 238 सदस्य कहाँ से आते हैं? विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, और 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। यहाँ पे उपसभापति का चुनाव कैसे होता है? साधारण बहुमत से। राज्यसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। जो राज्यसभा है वो धन विधेयक को कितने दिन तक रोक के रख सकती है? 14 दिन। अगर 14 दिन के बाद रोकती है तो इसके बाद वो अपने आप पारित माना जाएगा।
साधारण विधेयक को कितने दिन तक रोक के रख सकती है राज्यसभा? 6 माह तक। और अगर 6 माह तक रोक लेती है तो विधेयक नष्ट हो जाएगा। राज्यसभा के विशेषाधिकार क्या है? आर्टिकल 249, 312। 249 में क्या है कि अगर राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, लेकिन यह कानून 1 वर्ष के लिए ही मान्य होगा। 312 क्या है? अगर राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद अखिल भारतीय सेवाओं का समापन और सर्जन कर सकती है। किन केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है? अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीप और लक्षद्वीप। राज्यसभा में सीटों की संख्या देखते हैं, किस राज्य से कितनी सीटें हैं। तो एक एक सीट वाले राज्य देख लेते हैं कि उस राज्य में एक राज्यसभा की सीट है। कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, गोवा, पुदुचेरी। 3-3 सीट वाले राज्य, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली। 5-5 सीट वाले राज्य, छत्तीसगढ़, हरियाणा। 7-7 सीट वाले राज्य, पंजाब, असम, तेलंगाना। 11-11 सीट वाले राज्य, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। 16-16 सीट वाले राज्य, बंगाल और बिहार। जम्मू कश्मीर में कितनी है? 4। झारखंड में 6। उड़ीसा और राजस्थान में 10। कर्नाटक में 12। केरल में 9। तमिलनाडु में 18। महाराष्ट्र में 19। यूपी में 31। लोकसभा किस आर्टिकल में है? 81 में। इसका गठन कब हुआ था? 6 मई 1952। लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 552। 84वें संविधान संशोधन 2001 के तहत ये जो सदस्य संख्या है वो 2026 तक के लिए निर्धारित है। इस 552 सदस्यों में 530 सदस्य कहाँ से आते हैं? राज्यों से। 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति मनोनीत करता है। किस आर्टिकल के तहत? 331। तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति संसद में से, संसद सदस्य जितने भी सदस्य होते हैं सदस्यों में से ही किसी को साधारण बहुमत से चुन लिया जाता है। ठीक, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को। फिर क्या होता है कि इन्हें 14 दिन पूर्व सूचना देकर साधारण बहुमत से हटाया भी जा सकता है। और अगर अपने मन से हटना चाहते हो ये लोग तो एक दूसरे को अपना त्यागपत्र भी दे के हट सकते हैं। स्पीकर का पद कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। आर्टिकल 105 क्या है? सांसदों को भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 122 क्या है? संसद में किए गए किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अध्यक्ष की अनुमति के बिना कितने दिन तक अनुपस्थित रहने पर संसद की सदस्यता रद्द हो सकती है? 60 दिन। आर्टिकल 85 क्या है? राष्ट्रपति संसद सत्र का सत्रावसान करता है, आहूत करता है और उसे विघटित भी कर सकता है। संसद को स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष के पास। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत सैनम आयंगर। साधारण विधेयक किस आर्टिकल में है? 107 में। ठीक, कैसे पेश होता है? तो साधारण विधेयक जो है किसी भी सदन में किसी भी सदस्य के द्वारा पेश किया जा सकता है। ठीक है, अगर ये पहले लोकसभा में प्रस्तुत होता है तो उसको 3 वाचन से होकर गुजरना पड़ता है। आर्टिकल 109 क्या है?
लोकसभा में पारित होने के बाद, ये जो साधारण विधेयक होता है, पारित होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा इसे अस्वीकार कर सकती है और 6 महीने तक रोक के भी रख सकती है। अगर इसने 6 महीने तक रोक लिया तो विधेयक नष्ट हो जाएगा। आर्टिकल 108 क्या है? अगर विधेयक को बचाना है तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है, और संयुक्त बैठक में जो पारित विधेयक होता है उस पर राष्ट्रपति वीटो तो लगा सकता है, लेकिन पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। आर्टिकल 111 क्या है? दोनों सदनों में पारित होने के बाद विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है। अब तक कुल 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाए गए हैं। जो संयुक्त बैठक होती है 3 बार, कब कब? 1961, 1978 और 2002। 1961 में कब क्यों बुलाई गई थी? तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम को लेकर। किसके समय में? जवाहरलाल नेहरू के समय में। फिर 1978 में क्यों बुलाई गई थी? बैंकिंग सेवा अधिनियम को लेकर। किसके समय में? मोरारजी देसाई के समय में। 2002 में क्यों बुलाई गई थी? आतंकवाद निरोधी अधिनियम पोटा के लिए। किसके समय में? अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। धन विधेयक देख लेते हैं। धन विधेयक किस आर्टिकल में है? 110 में। इसकी प्रस्तुति देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक, इस पर, धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। अब धन विधेयक को लेकर राज्यसभा के क्या अधिकार है? तो राज्यसभा विधेयक को 14 दिन तक रोक के रख सकती है। इसके बाद विधेयक पारित समझा जाएगा। विधेयक को सिफारिश के साथ या बिना सिफारिश के लोकसभा को भेज सकती है राज्यसभा, ठीक है, लेकिन लोकसभा उसकी सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। धन विधेयक पर राष्ट्रपति के क्या अधिकार हैं? राष्ट्रपति इस पर अनुमति दे सकते हैं या रोक सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात का निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। इस पर लोकसभा अध्यक्ष का जो फैसला होता है वो अंतिम होता है, और इसके लिए न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। और ये धन विधेयक है या नहीं, ये कब सिद्ध करना होता है? जब विधेयक राज्यसभा के पास और राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स धन विधेयक को कितने दिन तक रोक के रख सकती है? 1 महीना। और अमेरिका की सीनेट, इसके पास धन विधेयक के लिए सदन, पहले सदन की भांति ही अधिकार प्राप्त है। वित्त विधेयक किस आर्टिकल में है? 112 से 117। तो आर्टिकल 112 में क्या है? राष्ट्रपति पहले लोकसभा में प्रस्तुत करवाता है, फिर राज्यसभा में। संचित निधि किस आर्टिकल में है? 266 में। तो इस पर संसद में केवल बहस होती है, मतदान नहीं होता संचित निधि पर। अच्छा, संचित निधि से पैसा निकालने के लिए कौन सा विधेयक पास करना होता है? विनियोग विधेयक। तो विनियोग विधेयक किस आर्टिकल में है? 114 में। क्या होता है वास्तव में विनियोग विधेयक? मंत्रालयों के खर्चों का ब्यौरा। प्रस्तुत कैसे होता है? तो पहले इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, तो ये जो विनियोग विधेयक है वो कितने दिन में पारित होना चाहिए? 25 दिन में पारित हो जाना चाहिए। विनियोग विधेयक में विपक्ष के द्वारा 3 कटौती प्रस्ताव लाए जाते हैं। पान, PAN, प्रतीकात्मक, अर्थगत और नीति निर्मोदित। तो प्रतीकात्मक में क्या होता है? आवंटित राशि में 100 रुपये की कटौती। अर्थगत में मंत्रालयों में मितव्ययता लाने के लिए किया जाता है। और नीति निर्मोदित में क्या किया जाता है? आवंटित राशि जो होती है उसमें 1 रुपये घटा दिया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था। तो आवंटित राशि में 1 रुपये कम कर दिया जाता है नीति निर्मोदित में। ठीक है। गुलोटिन
या मुखबंध, ये क्या होता है? तो जब अनुदान संबंधी मांगों को बिना बहस के ही पारित कर दिया जाता है। अनुदान संबंधी मांग किस आर्टिकल में है? 113 में। कितनी मांगें होती हैं ये? 109, जिसमें से 103 आम नागरिक से संबंधित और 6 सैन्य से। आकस्मिक निधि किस आर्टिकल में है? 267 में। और इसका गठन कब हुआ था? 1950 में। संसद में पूछे जाने वाले प्रश्न देखते हैं। प्रश्नकाल, तो प्रश्नकाल की शुरुआत कब हुई थी? 1892 के अधिनियम से। और इसके लिए समय क्या निर्धारित है? 11 से 12 बजे। संसद जब खुलती है तो प्रश्नकाल ही शुरू होता है सबसे पहले। प्रश्नकाल में 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं: तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न। तारांकित में क्या होता है? तो तारांकित में एक तारे का निशान बना होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें तुरंत उत्तर चाहिए होता है, तो इसीलिए इस पे मौखिक उत्तर दिया जाता है और पूरक उत्तर भी, मतलब इस पे पूरक प्रश्न पूछ के पूरक उत्तर भी दिया जाता है, पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अतारांकित में क्या होता है? इसमें स्टार बना नहीं होता, तो इसका लिखित उत्तर दिया जाता है आराम से टाइम लेके। अल्प सूचना प्रश्न, ये किससे संबंधित होते हैं? लोक महत्व से संबंधित होते हैं। इसीलिए इनमें क्या होता है कि मिनिमम 10 दिन और मैक्सिमम 21 दिन पहले इसकी सूचना देनी पड़ती है अल्प सूचना प्रश्न पूछने के लिए। शून्यकाल, इसके बाद शून्यकाल शुरू होता है प्रश्नकाल के बाद। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1962 में। और किस देश से लिया गया है? तो ये किसी देश से नहीं लिया गया है, ये भारत की ही देन है। शून्यकाल के लिए समय क्या है? 12 से 1 के बीच, प्रश्नकाल के तुरंत बाद। इसमें क्या होता है? संसदीय नियमों का ध्यान रखे बिना प्रश्न पूछे जा सकते हैं शून्यकाल में, और लगभग कुल 20 मामलों पर बहस हो जाती है, मतलब 1 घंटे में। उसके बाद आधे घंटे की बहस। इसके लिए कौन कौन से दिन निर्धारित किए गए हैं? सोमवार, बुधवार, शुक्रवार। समय क्या निर्धारित किया गया है? 5 से 5:30 बजे तक। इसमें 1 या 2 प्रश्न पूछने का प्रावधान है। अब संसद में लाए जाने वाले प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव अगर लाना है तो विपक्ष ही लेके आता है इसको, तो इसके लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी होता है? 50 सदस्यों का। विश्वास प्रस्ताव, ये प्रधानमंत्री समय समय पर विश्वास प्रस्ताव पेश करते हैं अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए, ठीक है। तो सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था विश्वास प्रस्ताव? 1979 में चौधरी चरण सिंह ने। निंदा प्रस्ताव, तो ये क्यों लाया जाता है? सरकार की नीतियों की निंदा करने के लिए विपक्ष द्वारा लाया जाता है। इसके लिए कारण बताना जरूरी नहीं होता। जो चर्चाएं प्रस्ताव के अंदर अंतर्गत नहीं हो पाती हैं, उन्हें किस नियम के अंदर उठाया जाता है? नियम 377। किसी मुद्दे पर प्रस्ताव और मतदान किस नियम के तहत होते हैं? 184। सार्वजनिक महत्व पर चर्चा होती है लेकिन मतदान नहीं होता, किस नियम के तहत? 193। सदस्यों के वक्तव्य में आपत्ति दर्ज कराना किस नियम में है? 115। स्थगन प्रस्ताव के लिए कम से कम कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? 50 सदस्य। कैनिंग के समय भारतीय बजट के प्रणेता कौन थे? जेम्स विल्सन। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? यश चेट्टी ने 1947 में। सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया? मोरारजी देसाई ने 10 बार। किस कमेटी की अनुशंसा पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था? एकवर्थ कमेटी 1924। तो आज काफ़ी लंबा हो गया वीडियो, यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।